केजरीवाल ने कोई हद ऐसी नहीं है जो क्रॉस नहीं की अपने भद्देपन। और जो आदमी कभी गांधी जी बना हो वो आदमी अपने घर में मिनी बार बनवा ले। शीला दीक्षित जी को हराया अरविंद केजरीवाल ने। हाँ। और आप क्या उसका बदला लेना चाह रहे हैं? पहले भी बहुत सी सूचनाएं मिलने लगी थी कि शराब में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कांग्रेस के बहुत से नेता इस चक्कर में रहते थे कि मैं आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। मैं तो केजरीवाल की तरह भी नहीं है ना कि अंदर पूरी आराम से बात करूं, बाहर आके 50 झूठ परोसूं। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है और सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से, संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। आज उनके जिंदगी के सिर्फ राजनीतिक नहीं, हर पहलू पे चर्चा करेंगे, हर पहलू पे बात करेंगे और कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। संदीप दीक्षित जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में न्यूज़ 18 इंडिया पर। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप 2 बार सांसद रहे, अब बड़ा घर देख के, लोकसभा देख के आप कहाँ विधानसभा में फंस गए? आप चाहते थे लड़ना कि आपको पार्टी ने लड़वा दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, अभी जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव आया था तो मैं चाहता था कि मुझे फिर से मौका मिले पार्टी से, और मैंने अप्लाई भी किया था। लेकिन पार्टी को लगा कि उतना सूटेबल मैं कैंडिडेट नहीं रहूँगा, तो जगह नहीं मिली। फिर चुनाव आने लगे। लेकिन हम, आप देखो, पिछले 8-9 साल से, ठीक है, हम लोग सत्ता से बाहर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ ने हमको बहुत विचलित किया है वो एक तो ये पूरा राजनीतिक व्यवहार और संस्कृति जो आम आदमी पार्टी की है, जो हम मानते हैं फरेब, झूठ, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने पर एक बेस करके चलती रही है। तो हमारा ये था कि इस तरीके की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत राजनीति, अपनी महत्वाकांक्षा अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बड़े प्रिंसिपल, ये बड़ी चीज़ के लिए भी अंदर में एक होता है कि नहीं, इस चीज़ को हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमको लग रहा था कि दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस को दोबारा कैसे स्थापित करें। और लोकसभा किसी राज्य में किसी पार्टी की वापसी की इतना बड़ा मंच नहीं होता जितना विधानसभाएं होती है। तो हम सबको लग रहा था कि भाई इतना हमें कांग्रेस ने दिया है, 10 साल मुझे सांसद बनाया है, आज अगर मेरी कोई राजनीतिक पहचान है तो कांग्रेस के लिए है, तो उसके लिए एक समय आ गया कुछ करने का। लोकसभा विधानसभा ही पार्टी ने मुझको बुला के कहा कि हम चाहते हैं कि आप सब लड़ें। मैंने कहा मौका अच्छा है, बड़ा या छोटा चुनाव नहीं होता है, उसका जो मैंने 2-1 लक्ष्य आपको बताया, वो दोनों लक्ष्य बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े मन से मैंने पार्टी से कहा कि अगर आप मौका देंगे तो मैं लड़ना चाहूँगा। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ आप किसी और सीट से लड़ते, बाबरपुर से लड़ते, आपकी जीत हो जाती, ऐसा आपके समर्थक कहते हैं। एकदम सीधे जा करके आपने सबसे बड़े नेता से जो दिल्ली का इस समय, उसी से मुकाबला। देखो, 2 चीजें थी। एक तो ये था, ठीक है भाई, मैं पूर्वी दिल्ली से राजनीति करता था, तो वहां की कोई ना कोई सीट से लड़ लेना, वो आप मानेंगे कि नेचुरल चीज़ है। हो सकता है वहाँ बहुत आसानी से चुनाव भी निकल जाता, कार्यकर्ता भी हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है। पूर्वी दिल्ली में व्यक्तिगत मैंने काम किया है, तो घर घर में परिचय देने की भी वो जरूरत नहीं जो एक नए इलाके में होती है। लेकिन उसमें राजनीतिक जो जिस जिस लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं, वो शायद उतना अच्छी तरीके से आप पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, इनकी राजनीति की संस्कृति, इनके संस्कार, इनके झूठ और फरेब की पूरी रणनीति, वो हम उस तरीके से वहाँ नहीं लड़ पाते। लड़ते तो किसी कैंडिडेट के खिलाफ होते। यहाँ हम उस राजनीतिक पहचान, उस व्यक्ति जिसको हम मानते हैं कि उसने दिल्ली में स्तर गिराया राजनीति का, उसकी सोच समझ, उसके खिलाफ एक लड़ाई थी। और पार्टी भी शायद को लगता था कि भाई नई दिल्ली में जब लड़ाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लगाओ जिसकी थोड़ी लोकल पकड़ भी हो। भाई शीला जी यहाँ पहले लड़ी हैं 1998 में, जब वो पहली बार लड़ी, 2003 में मैं सांसद भी नहीं था। तो जैसे परिवार के लोग जूझते हैं, हम जूझे तो कार्यकर्ता जानते थे, काफ़ी हद तक कार्यकर्ताओं को मैं पहचानता था, पूरा इलाका जानता था। तो एक समझ लो, एक स्थानीयता जिसको कहते हैं, और लोकल समझ भी थी मुझे इस इलाके की। तो उतना मैं बाहर का नहीं था जितना लगता है। तो ये कि मुझे लोकल समझ है, वर्करों की जान पहचान है, शीला जी का नाम जुड़ा हुआ है, और अगर इस बड़े लक्ष्य की लड़ाई लड़नी है तो फिर बड़े लक्ष्य का जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब है उसी के खिलाफ लड़ो। कुछ ऐसा भी तो नहीं है कि आप एक तरह से सियासी बदला भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि शीला दीक्षित जी को हराया अरविंद केजरीवाल ने। हाँ। और आप क्या उसका बदला लेना चाह रहे हैं? कि बदले वाली बात नहीं है। देखो अरुण भाई, हम लोग राजनीतिक परिवार से रहे, मेरे दादाजी भी राजनीति में थे, तो हार जीत तो हमने बहुत पहले से देखी है। भाई 79 में पूरी कांग्रेस साफ हो गई, किसी को अंदाजा ही नहीं था। 77 में, उसके बाद 89 में बुरी तरह कांग्रेस हारी जब राजीव जी थे। शीला जी खुद 3-4 बार चुनाव हारी, उन्नाव से लड़ी थी, फिर दिल्ली से लड़ी। तो हार जीत तो पता चलती रहती है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब घर में असंख्य लोग आते थे, वो दिन भी देखे हैं कि केवल मित्र और सहयोगी आते थे। होता है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। तो हार की टीस सब स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत टीस सबके मन में होती है भाई।
लेकिन हार की टीस राजनीति में आपको स्पोर्ट्समैन की तरह लेनी चाहिए। कुछ गेम आप जीतेंगे, कुछ गेम आप हारेंगे। बात यह है लंबे उसमें क्या आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, क्या आपकी अच्छी टीम है, क्या आप अच्छा फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्तिगत इसमें था। ये जरूर था कि भाई जिस कारण से, जिस रणनीति के तहत, जिस स्ट्रेटेजी से, और जानते हुए कि क्या सच है क्या झूठ है, शीला जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, आप उस याद होगा उस समय सोनिया जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, बहुत से और लोगों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का उन्होंने एक दौर शुरू किया था और एक कहानियां गढ़नी शुरू की थी, उनको दबाना, उनको हराना, उनको गिराना, उनकी सत्यता को सामने लाना, वो एक दिल के अंदर वो एक बात तो है कि नहीं, वो किसी ना किसी दिन एक ऐसे मंच पे जहां लोग हमें सुने, भले 2 सुने, 200 सुने, कम से कम अपना सत्य तो उन्हें बताना चाहिए। वो सत्य माने न माने, वो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ आप लोगों ने सरकार बना ली, ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे दिया, इंडिया गठबंधन में ले लिया, जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी को जेल में डाल दो। देखो साहब, वो मुझे लगता है गठबंधन में ये बातें तो थी और हम लोगों के मन में भी ये बातें हमेशा थी कि भाई ऐसी पार्टी क्यों हमारे साथ आ रही है। लेकिन 2024 का चुनाव, खासकर उसके पहले के 8-9 महीने थोड़े अलग थे और विपक्ष की राजनीति में पिछले 10-1 साल में बहुत देर बाद ये मौका आया था। मैं इसको एक तरीके से लिंक करता हूँ राहुल जी की न्याय यात्रा, न्याय यात्रा से। उसका शायद नाम उस समय भारत जोड़ो यात्रा था। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो हमें से किसी को नहीं लगता था कि इतनी बड़ी यात्रा बन जाएगी। लगता था अच्छा है राहुल जी जाएंगे तो स्वाभाविक है लोग जुड़ेंगे, पर यह हाल हो जाएगा जो हुआ था शायद सपने में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे। जब देखा कि जो 3-4 मुद्दों पे, बेरोजगारी पर, असमानता पर, ऐसे 3-4 चीज़ों में राहुल जी ने बार बार बात करनी शुरू की, अलग अलग तरीके के लोगों से जुड़ना शुरू किया, तो केवल कांग्रेसी ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के विपक्ष ने देखा और कहा यार ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है राजनीतिक स्तर पे। फिर धीरे धीरे आप देखो बहुत सी पार्टियां जो पहले परहेज करती थी, हो सकता दिल के अंदर आज भी परहेज करती हो ना करती हो वो जाने, लेकिन जो परहेज करती थी, कांग्रेस के साथ आने में, जुड़ने में दिक्कत करती थी, 19 का चुनाव तो हमारे सामने है, उन सबको लगा कि यार ये जो एक सिंबल बन रहा है हर उस चीज का जो ये मोदी की सरकार गलत कर रही है, हर उस दर्द का जो लोगों के बीच में है, इसके साथ जुड़ना जरूरी है। तो समझ लो ये जो बटोरना हुआ, एक साथ आना हुआ, उसकी पहले एक तरीके से ऑपोजिशन ने की। तो जब इंडिया अलायंस बनने लगा तो हमने कहा बहुत अच्छा, हम लोग जब व्यक्तिगत रूप से सोचते थे, केजरीवाल जैसे लोगों को भी शायद 9-10 साल बाद याद आया था कि जिस पार्टी के साथ कभी कभी वो गलबहियां लेके कभी हरियाणा में लड़ लेते थे, कभी गोवा में लड़ लेते थे, कभी उत्तराखंड में लड़ लेते थे, कभी स्टेटमेंट दे देते थे ऐसे, आपको याद होगा इनकी वेबसाइट में लिखा रहता था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, उसकी तस्वीर भी मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है। उनको भी लगा कि नहीं यार ये 24 आ गया, इस समय हमें भी थोड़ा सा जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम राजनीति में करना चाहिए। तो ये हुआ कि ठीक है भाई, जब वो साथ आ रहे हैं। और दिल्ली की सिचुएशन ये थी कि जितना आप मान लो वोटर था जो मोदी को हटाना चाहता था, वो या तो आम आदमी का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है। 19 में हमने देख लिया था कि वो 80% हमको पड़ा, 20-25% इनको पड़ा। लेकिन जितनी भी डिवीजन थी, हम अगर आपस में डिवाइड कर लेते और अलग अलग सीटें लड़ते तो हम विवश कर देते उस वोटर को जो मोदी जी के खिलाफ वोट देना चाहता था कि तुम भी चूज करो। तो मान लो हम वोटर के प्रति वो वफादारी नहीं दिखाते, उसकी पॉलिटिकल चॉइस पे हम फोर्स करते कि आप एक से दूसरी साइड लो। तो ये कहता ठीक है भाई। अच्छा, और दूसरा कोई केजरीवाल पे थोड़ी वोट पड़ रहा था, उसके मॉडल पे थोड़ी वोट पड़ रहा था, उसके भ्रष्टाचार पे थोड़ी वोट पड़ रहा था। वो भले कुछ भी कहें कि मेरी ईमानदारी पर मुझे वोट दो, मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, पर दिल्ली में जब चुनाव लड़ा गया वो मुद्दे नहीं थे। मुद्दे थे मोदी, उनका जो उनकी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमारी जो आलोचना है। तो ठीक है, इसलिए मुझे नहीं लगा कि कोई विरोधाभासी बात थी। आप भरोसा करते हैं केजरीवाल पे? कर सकते हैं कभी भरोसा? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे सर उस समय उस पर भरोसा करने की बात नहीं थी, एक बड़े भरोसे की बात थी। जो भरोसा हमको राहुल जी में था या और लोगों में था, तो ठीक है उस समय साथ आ जाएगा। तो अगर ये तो इस पे भरोसा करना तो कोई चांस ही नहीं है। क्या संदीप जी, काफी मुश्किल वक्त से आप गुजरे हैं राजनीति में। शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री, उसके बाद उनकी बीमारी, उसके बाद उनके ऊपर आरोपों की झड़ी, एक के बाद एक आरोप लगते थे उन जमाने में, उनकी तबीयत खराब हुई। क्या आपको किसी पॉइंट पे लगा कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल था या अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के आरोप लगाए शीला दीक्षित पर, उससे उनको गहरा दुख पहुंचा, सदमा पहुंचा? देखो, दो एक चीज थी। क्या है, जो 10-11-12 से जो कहानी शुरू हुई, खासकर कॉमनवेल्थ के बाद, फिर वो एक वो रिपोर्ट आ गई और चीजें आ गई।
देखो हर नेता जानता है कि स्वाभाविक रूप से उस पर इल्ज़ाम लगेंगे, बड़ा काम करोगे इल्ज़ाम लगेंगे। हर विपक्ष ढूंढता है कि यार कोई एक ऐसा मिल जाए, हर बड़े कमरे में एक ऐसा दाग मिल जाए, तो कितना भी अच्छा कमरा हो उस दाग पे फोकस करो। हम भी जब विपक्ष में होते हैं वही करते हैं। लेकिन जो स्तर पर ये गिर के गया था और उसको किस तरीके से आप मीडिया पर सवाल खड़े कर लीजिए, आप सोशल मीडिया पे खड़े कर लीजिए, वो तो वाहन हैं संदेशों के, वो जो निकलने लगा उसमें मैडम को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों है। और शायद वो एक ऐसा समय था जब तकनीक और टेक्नोलॉजी संवाद की बदल रही थी। मैडम उनको कई बार कहती थी कि देखो संदीप, या औरों से भी कहती थी, जो हमने किया है वो सड़क पर है, लोग एहसास कर रहे हैं, विकास दिखता है, विकास लोगों के जीवन की रोज की एक बात है। लेकिन शायद मैम नहीं समझ पाई, हम लोग भी नहीं समझ पाए कि कुछ हद तक फोन पर क्या आ रहा है या सोशल मीडिया पर क्या आ रहा है या शाम को टीवी वाले क्या कह रहे हैं, लोग उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे थे। रोज की अपनी महसूस करती हुई विकास या अच्छी सड़कें या अच्छे फ्लाईओवर या स्कूल या अस्पताल पे शायद विश्वास कम चला गया था। फिर वो जो 2-3 रिपोर्ट्स आई उस कारण से थोड़ी क्रेडिबिलिटी का इशू होने लगा। पर इसमें मैम इसलिए उनको लगता है थोड़ा बहुत निराशा भी हुई और कुछ जगह हर्ट भी फील हुआ, जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। और मैंने देखा है मैम को, वो कभी उस भाषा को इस्तेमाल कर ही नहीं सकती है। और जैसे एक ओल्ड स्टाइल के लोग होते हैं ना, कि अगर सामने ज्यादा बदतमीजी हो तो फिर वो हट जाते हैं। जैसे होता ना कि सुअर की लड़ाई में अगर आप घुसोगे तो खुद भी गंदे होगे। ये लोग कहते थे ठीक है, अगर गंदगी है आपको स्वागत है, आपको स्वीकार्य है, हम उसमें पड़ेंगे नहीं, ये उनको लगता था। जैसे एक दिन जब निर्भय का हुआ तो खुद मैम ने कहा कि भाई सुना जंतर मंदिर में लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, मैं जाना चाहूंगी। पुलिस वालों ने सबने कहा नहीं, वहां आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बहुत बदतमीजी हो रही है, मैम आप नहीं जाइए। वो मन से गई। उन्होंने 3-4 दिन तो जब जो बिटिया थी बेचारी जिस पे ये सब हुआ था, वो जब सफदरजंग में थी और थी, तो मैम ऑलमोस्ट 3-3 4-4 घंटे अस्पताल जा रही थी। जबकि उस तरीके के क्राइम में दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं था, फिर भी एक जिम्मेवारी समझते हुए, आज के मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह क्या है या मोदी की जिम्मेवारी है। वो मानती थी कि भले पुलिस मेरे अंडर नहीं हो, लेकिन नेतृत्व का एक रोल, जिम्मेवारी तो होती है। वहां जब वो गई और जब आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ भद्दे नारे लगाए, उन पे चप्पल फिकवाई, शी वॉज हर्ट। मुझे लगता नहीं कि वो इस तरीके की चीजें करती थी। और हमको लगता है हार की उनको दिक्कत नहीं थी, बहुत बार हारे में हारे हैं, जीते हैं, लेकिन जिसको मान लो एक ऑलमोस्ट जलील करके हराना, और किस कारण से, जो कारण थे ही नहीं। उनको पता था क्या कॉमनवेल्थ में किया है, उनको पता था क्या दिल्ली में किया है, उनको पता था क्यों दिल्ली में बिजली की रिफॉर्म हमने किए हैं। इसका असर कितना पड़ा उनकी जिंदगी पर, पड़ा उनके स्वास्थ्य पर? पड़ा क्योंकि वो हमने उन्हें देखा कुछ समय तक, उसका वो असर तो पड़ता है। वो फिजिकली एक्टिव थी, मेंटली एक्टिव थी, पढ़ती थी, लोगों से मिलती थी। ये मानिए कि जब एक्स सीएम रही तब भी जो आगे कमरा है, आप भी कभी आते होंगे, कम से कम 15-20-25 लोग तो बैठे रहते थे। अलग लोग आते थे, हिंदुस्तान के हर कोने से आते थे, क्योंकि कांग्रेस के वर्कर ने कभी उनको नेता मानना मना नहीं किया और आते थे। और बहुत से दिल्ली के लोग थे जिनको दिल में दर्द था कि जो शीला जी के साथ हुआ वो गलत हुआ, तो वो करती रहती थी। लेकिन इसीलिए शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं राजनीति से बिल्कुल दूर रहूंगी, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरी जैसी राजनीति की अब जगह नहीं बची है। फिर ठीक है, कांग्रेस ने कहा नहीं, आपका हम उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करेंगे, विलिंगली गई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। फिर जब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि नहीं उनकी आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप विड्रॉ कर गई। फिर उनका कि आप दिल्ली में आइए, उनका ठीक है, जो भी मैं कर सकती हूँ। कभी उन्होंने, संदीप जी आप पुत्र हैं उनके, हाँ, कभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई ऐसी बात कही कि उनकी वजह से कभी नहीं। वो उनको इस मामले में नहीं पसंद करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये जब समझ ही नहीं है किसी को और जो चाहे बोल देता है। देखो ये उस स्टाइल के नेता थे कि अगर किसी को बदतमीज समझे, मैं ये शब्द जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैडम ये शब्द इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैं उसका एक ब्रॉडर शब्द निकाल रहा हूँ कि कोई ज़्यादा बदतमीजी करता है या नासमझ है या जानकर इस तरह की है, तो ये लोग उससे विड्रॉ कर जाते थे। एक पुरानी नीति थी कि नहीं भाई इस गंद में मुझे नहीं पड़ना है। तो उनके लिए वो था कि ठीक है भाई ओके। कई बार जैसे उन्होंने एलजी साहब के यहाँ इफ्तार हुआ और पार्टियां हुई, आराम से बैठी उनके साथ बातचीत भी की। एक दो बार कहीं और पुलिस के फंक्शन में उसमें केजरीवाल मिले, बड़े अच्छे से मिली, बातचीत हुई, हंसी मजाक हुआ। तो वो कोई उनको कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उनको यह था कि नहीं आप इस तरह की राजनीति कर रहे हो। वो एक दर्द तो उनके दिल में रहा, दर्द कहो, निराशा कहो, डिसअपॉइंटमेंट कहो, जो भी आप कहें। उसकी वजह से उनकी लाइफ पे कोई असर पड़ा था? मुझे लगता है हेल्थ पे तो हुआ थोड़ा तो असर हुआ, क्योंकि देखो इतना एक्टिव आदमी, और आप देखो जब राजनीति के 2-3 साल के बाद फिर जब एक्टिव हुई, तो बहुत कम होंगे लोग जो 78, 69, 80 की उम्र में
बिना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुए भी इतनी एक्टिव रही हूँ, इतना समय बिताती हूँ। अब मेरे घर के भी लोग कहते हैं कि भाई दादी जितनी उस एज में काम करती थी हम लोग आज भी नहीं कर पाते। तो वो तो उनमें था, लेकिन उसका असर तो पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिन लोगों ने ये असर किया, देखो हमारा ये कि आप आलोचना करो, घटियापन मत करो, इस स्तर तक मत उतरो। पहले क्या होता था राजनीति में, जब एक स्तर के नीचे कोई भी नेता या राजनीति उतरती थी तो समाज खड़ा होता था उसके खिलाफ। किसी कारण से उस समय समाज भी नहीं खड़ा हुआ, और समाज के जो मूल्यों के प्रहरी होते हैं वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, जिसको आप कोई सिविल सोसाइटी कहता है, कोई मीडिया कहता है, कोई इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जो भी उनको कह लो, जो मोरालिटी के प्रहरी होते हैं ना, वो भी पता नहीं कहाँ पलट के निकल गए थे। वो एक बड़ा अजीब समय था 11, 12, 13 का, मैं जानता हूँ। लेकिन आप जब केजरीवाल अरेस्ट हुए, सबसे पहले उनके घर पहुंचने वालों में आप भी थे। मन से गए थे आप? देखो साहब, ऐसा है, मैं ये भी बता दूं, कोई बेमन से नहीं गया था मैं। और मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मुझे कतई भी लगता था कि ये इनोसेंट है या शराब घोटाले में इसका हाथ नहीं है। इसका हाथ है मेरे हिसाब से, बाकी कोर्ट प्रूव करेगा। मुझे पूरा संदेह है, क्योंकि मुझे इनके शराब घोटाले के उजागर होने के पहले भी बहुत सी सूचनाएं मिलने लगी थी कि शराब में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन एक प्रिंसिपल है जिस पर मैं हमेशा मानता हूं कि चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कुछ हो, कानून के अंदर में इंसान को बेल मिलनी चाहिए। जेल आप तब तक रखिए जब तक आपको सबूत इकट्ठा करने, एक हद से ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप शक्तिशाली बड़े लोगों के साथ करोगे तो आम इंसान का क्या होगा? कल को हम और आप अगर जेल चले जाते हैं तो हम तो 2-2 साल बैठे रहेंगे। लेकिन आप उनके घर चले गए। इसीलिए वो समर्थन दिखाने कि जिस तरह के आप सीएम को रात को गिरफ्तार कर रहे हो, सवेरे चले जाते, ये तौर तरीके के हम खिलाफ गए थे। वहां भी मैंने ये कहा कि हम केस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, वो गलत है या नहीं, अपराधी हैं कि नहीं, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन हमारा यह है कि आप इस तरीके से विपक्ष के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर हो, आप सरकार का जो ताकत का इस्तेमाल है वो आप गलत तरीके से मत करिए। कोई बात हुई आपकी केजरीवाल से? ना, बिल्कुल नहीं हुई। केजरीवाल जी से मेरे ख्याल से आखिरी बार मैं मिला हूं जब शीला जी की मृत्यु के बाद वो आए थे घर पे, और वहीं 2 मिनट उन्होंने आके सांत्वना व्यक्त की, मैंने भी नमस्कार किया, उनको धन्यवाद किया, बस उतना ही बात। क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि जो होता है एक सामान्य कि दुखी हुई और ये हुआ। फिर उनके साथ सिसोदिया जी थे, उन्होंने बताया कि कैसे वो स्टेट फ्यूनरल के लिए इंतजाम हो रहा है, और ये 2 एक अधिकारियों के नाम बताए जो इंचार्ज होंगे, देखेंगे, और कहा कि कोई जरूरत पड़े, कुछ भी हो, आप प्लीज हमें बताइएगा। कितना बड़ा विरोधाभास है ये? है तो, लेकिन ठीक है, एक संस्कृति संस्कार भी होते हैं, कभी कोई उसको फॉलो करे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल से कोई बात उसके बाद आपकी नहीं? मुझे नहीं ना, कोई बात नहीं। उनकी तरफ से कोई ऑफर वगैरह आपको नहीं, कभी बात नहीं? बल्कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, हाँ, ये जब चुनाव की बात चल रही थी, ये था कि शायद मुझे टिकट मिल जाएगा, तो 2-3 बार आम आदमी पार्टी के नेताओं से सामना हुआ। एक आध बार लवली जी और इन लोगों की कोई कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कुछ विषयों पे हमको साथ करना था, तो हम लोग टेबल पे साथ बैठ गए। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां मैं गया था, वहां पहली बार आतिशी जी से मुलाकात हुई, और कोई 1-2 और थे, मुझे याद नहीं आ रहा। बस उसको शिष्टाचार की होती है, कॉमन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या चीजें बोलनी चाहिए, उसमें बात हो रही थी, मैं वहां बैठा रहा। इतना मुझे याद है, मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया था या क्या किया था, तो इनका कौन बड़ा नेता वहां बैठा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने हंस के कहा कि आपका जो कल का स्टेटमेंट था बहुत चला है, वायरल हुआ, हम उसको देखते हैं, आप जो भी कहते हैं हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, ये बोला था उसने। आम आदमी पार्टी के लोग। हाँ, और याद नहीं आ रहा अब उसने हंसी मजाक में कहा, क्या कहा, लेकिन ये उन्होंने कहा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इस तरह की खबरें थी कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आपको लेना चाहती थी। हाँ, क्या था? देखो साहब, बीजेपी अभी नहीं, उन्होंने 2013 के चुनाव के हारने के बाद भी 14 की शुरुआत में बातचीत की थी। कुछ कभी उनके 2 एक नेता भी थे उसमें इन्वॉल्व, कभी उनके मैसेंजर थे कि आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में। उस समय नहीं गए। 16-17 में यूपी के चुनाव के पहले भी हुआ था, फिर बाद में भी हुआ। देखो, मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता हूँ। मेरा ये है कि हर राजनीतिक पार्टी अगर लगता है उसको कि किसी को लेने के लिए उसको राजनीतिक फायदा होगा, तो ये उसका काम है। सवाल जाने वाले पे आने वाले पे लगता है। हर पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोगों को भी करनी चाहिए। पार्टी सशक्त होती है जब नए लोग जुड़ते हैं, कभी कभी नेता के जुड़ने से नए लोग जुड़ जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मेरा बार बार बीजेपी से, देखिए बीजेपी का ये है कि जब वो बात करती है तो हमेशा कॉन्क्रीट चीज़ें लेके बात करती है, जो भी उनकी होगा कि ये इस तरीके का हम आपको आपके भविष्य का इस तरीके से सुरक्षित रखेंगे। लेकिन मेरी सिर्फ दिक्कत ये थी कि कुछ उनकी आइडियोलॉजी में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं अपने आप को कभी भी मेल नहीं खा पाता हूँ। वो अपना क्या दे रहे थे आपको? कई चीज़ें, अब क्या बताएं उसको, अच्छा जैसे नहीं है भाई। नेचुरली कभी कि नहीं आप एमपी बन जाएंगे, हो सकता है मिनिस्टर बन जाएं, हो सकता है आपका चेहरा हम दिल्ली में इस्तेमाल करें, इस तरीके की बातें थी। कॉन्क्रीट डिटेल में क्यों जाएं भाई, लोग कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, लेकिन था। और आई सपोज कभी भी आप किसी को लाना चाहोगे तो कुछ ना कुछ तो आप बोलोगे, पर मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता हूँ। मुझे श्योर कि और नेताओं के साथ भी बात करते होंगे, कुछ ना कुछ तो बात करते होंगे। हाँ, उसमें मुझे मजे की बात ये लगती थी कि भारतीय जनता पार्टी को तो शायद पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के बहुत से नेता इस चक्कर में रहते थे कि मैं आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। ये मुझे नहीं समझ में आया। 10 साल से मैं तो यहीं बैठा हूं। लेकिन मेरे जाने की उत्सुकता बहुत कांग्रेसियों में क्यों है मुझे नहीं पता चलता। क्यों है? अब क्या मालूम क्यों है। जो भी कारण है, मतलब कई बार मुझसे कहा जाता है, बल्कि आजकल तो मैं देखता हूँ आम आदमी पार्टी का भी, जब मैं तीखा प्रहार करता हूँ केजरीवाल पे, तो पट से आता है कि 3 महीने बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अरे यार, ऑलमोस्ट कहूंगा बुद्धू, अगर ज्वाइन करना हो तो अभी ज्वाइन करो ना, चुनाव में ज्वाइन करो ना। इस बार सीट अब भी मैं आपको 3 दे रहे महीने थे? बाद क्या ज्वाइन करके कर इस लूंगा? बार सीट भी आपको दे रहे थे, आपके लिए रुके थे काफी देर तक, इस तरह की सूचना है। अब हो सकता है रुके हो मेरे कारण से, रुके क्यों थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो शायद टिकट मिल जाती। लेकिन आपने बात तो कर ली, ये भी तो एक बात है कि बात की आपने। नहीं तो कोई आएगा आपसे बात करेगा तो क्या आप करोगे, भगा दोगे क्या? मैं तो केजरीवाल की तरह भी नहीं हूं ना कि अंदर पूरी आराम से बात करूं, बाहर आके 50 झूठ परोसूं कि मेरे पे आए थे, प्रेशर डाल रहे हैं, ईडी की रेड पड़ेगी, सीबीआई की रेड पड़ेगी। ये सब कहानी थोड़ी मैं करता हूं। कोई आता है सम्मान से बात, देखो कोई अगर आपको आदमी पार्टी में लाना चाहता है तो एक तरीके से आपको सम्मान भी दे रहा है, उस सम्मान का तो सम्मान करो। तो ये दिन के उजाले में बात हुई थी कि रात के अंधेरे में? नहीं 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 नहीं, दिन के उजाले में। दिन के उजाले में? नहीं नहीं अरुण भाई, कोई ऐसा नहीं कि हर चीज रात के अंधेरे में होती है। दिन में भी बहुत ही ऐसी जगह हैं जहां अंधेरा होता है, तो वहां भी बातें हो सकती तो हैं। ऐसी जगह पे आप गए थे कि वो आए थे घर? नहीं, उसको रहने दो, अच्छा अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बीच में काफी दिनों तक आप कांग्रेस पार्टी में तो थे जरूर, हाँ। नहीं बड़ा ही असहज थे। मुझे याद है जब अजय माकन मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, आप प्रवक्ता थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते थे, तो अजय माकन से अब रिश्ते आपके ठीक हो गए? देखो, मैं एक यहाँ थोड़ा सा संशोधन करूंगा। अजय जी जब मीडिया इंचार्ज थे तो मुझे पीसी मिलती थी और मिलती रही, बातचीत होती रही, ठीक है। अजय जी का जो भी एक समय में थोड़ा सा शीला जी के साथ कोई डिफरेंस रहे होंगे, नहीं रहेंगे, पर वो बात खत्म हो गई थी 2013-14 के बाद। जब ये बने थे तो मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया, क्योंकि उसके पहले जनार्दन जी थे। जनार्दन जी हम लोगों को बच्चों की तरह और गाइड करके ट्रीट करते थे। तो अजय जी ने भी ऐसा नहीं है कि कोई उसमें दिक्कत की, ठीक है। हाँ, ये था कि क्योंकि 14 के बाद मैं भाई अब जब एमपी नहीं रहा तो कुछ ना कुछ व्यावसायिक रूप से काम करना है। मध्य प्रदेश में मेरी एक संस्था में जिसमें मैं काम करता था, उसने कुछ काम दे रखा था, तो वहाँ आना जाना रहता था, जिस कारण से महीने में कुछ समय मुझे मध्य प्रदेश में बिताने पड़ते थे। बट अभी सही है, अजय माकन से रिश्ते एकदम सामान्य? हाँ, हमारी बातचीत भी होती रहती है, बल्कि आज ही नहीं, 2-3-4 साल से कभी कभी बात होती रहती है। और देखो, हम सबका ये कहना है कि हो सकता है कोई व्यक्ति का डिफरेंस हो भी, तो मुझे नहीं लगता अजय जी से मेरा कोई है ना, उनका मेरे साथ कोई खास है, व्यक्तिगत डिफरेंस है। सत्ता आएगी, कांग्रेस आगे बनेगी, तो हम लोगों की रेलेवेंस है ना भाई। अगर हमारी पार्टी ही नहीं आगे बन रही है, हम सब उसके लिए एक साथ होकर लड़ ही नहीं रहे हैं, तो अगर आपका बाई चांस कोई झगड़ा भी है, कोई लड़ाई भी है, तो किस चीज पर है भाई? हम इस पे थोड़ी कोई हमारा मतभेद है कि हम को ये पिक्चर पसंद है कि वो पिक्चर पसंद है। मतभेद यही हो सकता है कि फलानी जगह पे हमारे किसी सहयोगी को पोजीशन मिल जाए। वो भी तो कि कभी कहा गया था कि शीला दीक्षित का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे आप, ये बात सही है? भाई कोई गलत बात नहीं है, बनने का विकल्प बनते होंगे। मुझे नहीं मालूम है उनके मन में क्या था क्या नहीं था, बट कोई विकल्प बनना अपने में कोई गलत बात नहीं है। एक बात बताइए, शीला दीक्षित के पुत्र आप, और पॉलिटिक्स में जैसे कहा जाता है इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, तीसरा ये, चौथा ये, कई नाम लिए जाते हैं, कई पॉलिटिकल। शीला दीक्षित जी के बारे में भी जब लिया जाता था कि अजय माकन उनके बहुत करीब हो गए, पवन खेड़ा बड़े करीब हो गए, कभी आपको ईर्ष्या होती थी? ना, बिल्कुल नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनमें से कई लोगों का बहुत क्लोज संबंध रहा है। पवन का बहुत क्लोज संबंध रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बेटे की तरह रहे हैं। अजय जी का भी शायद, देखो अजय जी का जब क्लोजनेस थी
उस समय मैं था भी नहीं, मैं तो सांसद 2004 में बना था, लेकिन शुरू में भी, और वो तो हमेशा कहते थे कि एक लेवल तक उनकी बहुत क्लोजनेस रही मैम से। बीच में कुछ हो गया होगा, क्या जो भी हुआ? कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे होंगे, मैंने बहुत ज्यादा उस पर समय नहीं कुछ बताया। बताया नहीं था शीला जी ने? नहीं नहीं, वो तो नहीं बात करती थी इन चीजों की ज्यादा, वो तो बल्कि मुझसे तो पॉलिटिक्स बहुत कम डिस्कस करती थी, बहुत ही कम। खासकर उनकी इंटरनल दिल्ली कांग्रेस में क्या चल रहा लेकिन है। कोशिश तो कई बार हुई शीला दीक्षित को भी हटाने की। हाँ, रही होगी, रही होगी भाई। उस समय तो ये भी था ना, कांग्रेस इतनी स्ट्रांग थी, तो शायद लोगों को ये लगता था कि सीएम का चेहरा इतना जरूरी नहीं है, कांग्रेस ही अपने आप में चुनाव जीत लेती है, ये हट जाएंगे मैं आ जाऊंगा, मैं भी वैसे ही काम कर लूंगा। तो अरविंदर सिंह लवली सुना मैंने किसी दिन उनको यहाँ उनके पैरों में पड़ गए थे, कुछ इस नहीं तरह नहीं, का? यहाँ नहीं, कहीं और था, बट हाँ क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ एक ऐसा कुछ एक रूमर चला था कि कुछ लोग मिलके शायद सरकार गिराना चाहते थे। मैं ये नहीं जानता सच है कि झूठ है, तो कुछ ऐसी बात चली थी। और उसका भी आपको याद होगा, कुछ ये कहा गया था कि सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाएगा। कुछ शायद एआईसीसी की तरफ से भी ऐसी पहल आई थी, उसमें एक आध मंत्री बदला भी था। तो उस समय ये एआईसीसी ने ये कहा था कि नहीं, आप थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप लीजिए, जिसमें तगड़ा संदेश दीजिए कि नहीं, आप कैबिनेट के कंट्रोल में हो। तो उसमें शायद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अपनी सफाई दे रहे थे, क्या कर रहे थे मैं नहीं उसमें कह सकता, बट ऐसा कुछ हुआ था, मैम ने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन आपने सुना तो अरविंदर सिंह उनके पैरों में पड़ गए थे, छोड़ नहीं रहे थे पैर? सुना मैंने, जैसे मैं कहता हूँ क्या हुआ था, क्या सुना था? यही कि शायद आए थे मैम से मिलने, कुछ एक अखबारों में या कहीं कुछ आ गया था कि कोई कू हो रहा है। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ आ गया था। तो उनमें से एक दो लोग शायद आए थे सफाई देने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। अब जैसे वो पीरियड जो है, एक आध और लोग हैं जो शायद उसको बेहतर जानते हैं, मैं बहुत डिटेल नहीं जानता, क्योंकि मैंने जब मैम से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनका नो, ऑलमोस्ट, ऑल्दो वो कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करती थी, बट ऑलमोस्ट कहा कि नन ऑफ योर बिजनेस, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, अपना काम करो। हाँ। वो कई बार कह देती थी। हाँ। बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार बेटा था, हाँ। तो उनकी बातें हम शेयर करते होंगे ना। हाँ, ये है जैसे कभी मैम सोनिया जी से मिलने गई, या कभी प्रधानमंत्री से मिलके आई, या कभी उनकी कोई राहुल जी से किसी से मुलाकात हुई, या कुछ, तो हम लोग जिज्ञासा में पूछते थे, तो उसमें कोई अगर ऐसी रोमांचक बात हो या इंटरेस्टिंग बात हो या पर्सनल हो तो बताती थी। तो जब पीएम मोदी से मिली थी वो गवर्नर के रूप में, कांग्रेस में भी बड़े सवाल उठे थे कि आके मिल ली। देखिए क्या था, जब आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री ने स्वेरिंग इन की थी पहली बार, तो तमाम गवर्नरों को फोन गया था कि आप दिल्ली आइए, ठीक है। और हमने भी मैम को फोन किया। देखिए उसमें दो बातें थी। क्या हुआ था, एक तो मैम ने कहा ठीक है भाई, हम तो एज ए गवर्नर, आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, और प्रधानमंत्री हो, और क्योंकि आप यू आर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर गाइड करता हो, तो सब गवर्नर आ रहे थे, वो भी आई। दूसरा ये था, जो बात लोगों को नहीं पता है, मेरा जब चुनाव हुआ 2014 का, तो उसके हम लोग पहले या सेकंड फेज की पोलिंग थी। उसके बाद मेरी वाइफ बहुत सीरियसली बीमार पड़ गई। वो क्या हुआ, उनको कैंपेनिंग के समय में टाइफाइड हो गया, पता नहीं चला। वो टाइफाइड टुक अ वेरी वेरी सीरियस टर्न, मतलब एक तरीके से सेप्टिसीमिया जैसा उनको हो गया। वो चुनाव की पोलिंग के एक दो दिन बाद ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई। तो रश करना पड़ा, इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टरों ने कहा कि हालत नाजुक है। ठीक है, थैंक गॉड वो सब ठीक ठाक हो गया। तो 2-4 दिन 5 दिन की इमरजेंसी थी, हम लोग राम मनोहर लोहिया में थे। तो मैम नेचुरली रश करना चाहती थी। उस समय प्रेसिडेंट का ये था कि गवर्नर्स अपने स्टेट छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उनको भी फिर मौका मिल गया था आकर मोना को मिलने का, हम सबको मिलने का। तो अम्मा ने कहा कि मैं दोनों चीजें करके आ रही हूँ, तो मिलने गई थी, गई शिष्टाचार में मिली। और अम्मा बताती है कि 2-1 बार पहले जब ये हुआ करती थी ना, ये डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग है जिसमें सीएम आते थे, उसमें 2-4 बार उनसे मुलाकात हुई थी। हर बार नेचुरली मोदी जी भी मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें तो बातचीत एक दूसरे से होगी। तो वो एक जान पहचान तो थी ही इनकी आपस में। आपकी बात मोदी जी से हुई संदीप जी कभी? नहीं, कभी नहीं। बस सिर्फ जब शीला जी का देहांत हुआ था तो आए थे, काफी समय यहाँ रहे। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना समय उन्होंने बिताया। तब उन्होंने शीला जी के बारे में कुछ बात कही थी, और आपसे? हाँ, क्या? हमसे यही कहा कि वो हमेशा राष्ट्र हित में और देशभक्ति में रही, हमेशा राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया, और मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने उनको मिला भी हूँ कई बार, और उस समय बात हो रही थी, तो फिर बताते बताते कहा कि नहीं, वो मुझे बताती भी थी कि मेरी बहू गुजरात से है, आप गुजरात से हो, तो कह रहे थे मुझे वो पता है। तो ऐसे करके 7-8-10 मिनट उन्होंने बात की, और परिवार के लोगों से मिले सामने सामने, तो तभी बात हुई। वैसे देखा है कई बार, हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में गए हैं जहां वो भी आए हैं। एक
2-3 बार जब वो सीएम थे तो हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में थे जहां वो भी थे, हम भी थे, बट कोई आमने सामने बात नहीं, वो एक ही समय हुई है। तो और उसके मतलब अलावा गुजरात कॉमन फैक्टर था क्योंकि आपकी शादी गुजरात में हुई है। हो सकता है, हो सकता है। नहीं, बट चलो अच्छा है, उनको याद था कि कभी मिले होंगे, हमारी मदर और वो कभी मिले होंगे, बातचीत हुई होगी कभी कभार कि भाई, बहू होती है, गुजरात। सीएम ये मिलते हैं, हाँ। अब बैठे हैं आप, शायद लंच तो साथ हो आप रहा हो, जो कैसे भी हो। गुजरात में कहाँ कहाँ चले गए गुजरात शादी नहीं देखो, करने? मैं क्या हुआ था, दिल्ली में मैंने बी और एमए किया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। फिर मेरा उस समय बहुत मन था थिएटर ज्वाइन करने का। मैं थिएटर बहुत करता था स्कूल में और कॉलेज में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था दिल्ली में। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। थोड़ा सा शौक था मुझे इन चीजों का। लेकिन दुर्भाग्य से फिर मेरा एक और इंटरेस्ट था कि मैं रूरल एरिया में काम करूंगा। एक होता था मन में, एक रोमांच होता है बच्चों का कि मैं यार गांव में जाऊंगा, सेवा करूंगा, जो एक होता है सब में, वो भी बड़ा मन था। तो तब मुझे पता चला कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट खुला है आनंद गुजरात में, बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड था, तो उसका भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ये बात है 1987 की। तो उसी साल जब दोनों हो गए, उसी साल मेरे पिताजी की मृत्यु भी हुई, डेथ हो गई थी। आईएएस अफसर थे, लखनऊ में पोस्टेड थे। तो जब दोनों मेरे सामने एडमिशंस आई, दोनों में हो गया आपका? हाँ, दोनों, इरमा में हो गया था और यहाँ भी हो गया था। तब मैं अम्मा से भी बात कर रहा था और मेरे भी मन में लगा कि यार ठीक है, अब पिताजी नहीं है, चलो मदर पॉलिटिक्स में है, उस मिनिस्टर हैं, लेकिन राजनीति कोई परमानेंट जॉब थोड़ी है, ठीक है। तो ये था कि कोई ऐसा कोर्स करो जिससे एक करियर बने, और रूरल मैनेजमेंट उस मामले में ज्यादा करियर ओरिएंटेड था। और मुझे एक लाइन अम्मा ने कही थी कि यार देखो, दिस इज योर पैशन जो है थिएटर तो आप कभी भी कर सकते हो, कर लेना, कोई वोकेशन भी चुनो। ये उन्होंने एक ही लाइन की थी, कभी उन्होंने मुझे कोई एडवाइस नहीं दी करियर के बारे में। उस समय कहा तो मैंने कहा नहीं, मैम ने जो कहती है अच्छा। फिर मैं इरमा चला गया, तो वहां 2 साल में गुजरात में रहा और वहां पढ़ाई की। और उसके बाद हम लोग चले गए थे सेवा मंदिर, एक बहुत छोटी संस्था है, वॉलंटरी एजेंसी, बहुत बढ़िया काम करती है एजुकेशन में, वाटरशेड में, इसमें उदयपुर में, उदयपुर के जो खासकर आदिवासी ग्रामीण इलाके, वहां मैंने कुछ समय बिताया। और उसके बाद फिर दिल्ली में पास में गुड़गांव के पास एक गांव है धानावास करके, वहां रूरल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट था, उसमें काम किया। उसके बाद हम लोगों ने, हम 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी संस्था बनाई संकेत करके। उसमें हम लोग छोटी छोटी संस्थाओं से, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इसमें छोटी छोटी संस्थाओं के साथ काम करते थे उनकी मदद करने के लिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बैकपैक जीवन, एक बैग लिए रहते थे और बसों में घूमते रहते थे। बहुत मैंने इन राज्यों को घूमा, उसमें मैं गुजरात बहुत एक्सटेंसिवली टूर किया। तो गुजरात काफी हद तक समझ लो, जैसे कहते हैं ना चप्पा चप्पा जानते हैं। मिली कहाँ? मोना तो मिली थी इरमा में, साथ में थी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, हम लोग 7 स्टूडेंट्स थे, वहां मिली थी। तो कैसे हो गया प्यार? हो जाता है। वहां असली में एक इंसिडेंट हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि मैं, मेरी पिताजी की पहली बरसी थी, तो बरसी थी हम लोग, उसमें ये बात होगी 88 की जनवरी की, उनकी 13 जनवरी की बरसी थी। तो मैं दिल्ली आया हुआ था, तो मेरा एक छोटा सा टाइपराइटर होता था, उन समय आप कंप्यूटर तो थे नहीं, छोटा टाइपराइटर था मेरे पास जिसमें हम लोग टाइप किया करते थे। वो किसी स्टूडेंट ने इस्तेमाल करके कोई क्लास आज के सस्पेंशन का नोटिस चढ़ा दिया, थोड़ी सी वो, कि मेरा कमरा खुला रहता था, सब लोग ट्राई। तो जब मैं वापस आया तो वहाँ इंक्वायरी सेटअप हो गई, बड़ा सीरियसली वहाँ के लोगों ने लिया कि साहब क्लास किसी ने बदमाशी करके पोस्टपोन कर दी या कुछ हुई। तो मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि भाई आप नाम दीजिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ से नाम दूँ, मेरा कमरा खुला है, कोई आके टाइप कर जाए। तो जो मैनेजमेंट था प्रोफेसरों का, उन्होंने कुछ कहा कि नहीं ये वो। तो मैंने कहा नहीं साहब, और मैंने कुछ अब सही कहा गलत कहा, मैंने ये कह दिया साहब देखो मैं स्क्वील नहीं करता, मुझे पता भी होता तो मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, आप अपनी तरफ से पता करो। उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन में क्या हुआ, उस समय हमारे मैनेजमेंट में अभी भी शायद तरीका होगा, बहुत सी ये सब होते थे, एसेस किए जाते थे, ग्रुप वर्क होता था। तो क्योंकि मैं सस्पेंडेड था, तो क्लास के लोगों ने मेरे ग्रुप वर्क को प्रेजेंट करने के लिए मोना को कहा कि भाई आप इनकी मदद करो। तो नेचुरली जब बातचीत होती है, आप ग्रुप में साथ बैठते तो दोस्ती बढ़ती है, तो शायद वहां से रिश्ते बने। अच्छा एक बात बताइए, आप तो बड़े छुपे हुए आशिक हैं। अब मैंने सुना कि आपने गरबा सीख लिया अपनी पत्नी के प्यार में। नहीं दिल्ली वाले गरबा क्या जाने, नहीं उन्नाव वाले गरबा क्या जाने। अच्छा चलो, नहीं सिर्फ वैसा नहीं था, क्या था इसका गरबा का और गरबा डांडिया नृत्य का आकर्षण हम लोग को गुजरात में हुआ। भाई जब इरमा में थे तो हम लोग जाते थे रात को नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों में गुजरात में और कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप कोई बहुत और कुछ काम कर लेंगे,
तो 87, 88 और कुछ तो हम लोगों ने क्या किया, रात को जाते थे जगह जगह। अच्छा, बड़ा अद्भुत है वो नज़ारा, बहुत बड़ा वाइब्रेंट फोक है, म्यूजिक बड़ा अच्छा है। तो बड़ा एक मन में रहता था कि यार कितना अच्छा मजा कर रही है। एक आध बार हम लोगों ने कुछ सीखा साखा भी, तो जो भी होता है जो प्रिलिमिनरी अमेचरिश होता है, तो मन में ये बात थी। और एक्चुअली मोना गुजराती थी, मोना के परिवार के हम लोग 2-3 शादियों में गए। तो गुजरात में उस समय तो कम से कम सब जगहों पे ट्रेडिशनल गरबा होता था। किस लिए गरबा सीख लिया? नहीं, उस समय सीख नहीं पाए थे। उस समय हम लोग एंटर करते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। बड़ा एक होता है ना, बड़ा ऑकवर्ड फील करो। अच्छा, ये कोई भंगड़ा टाइप तो है नहीं कि जो चाहे कर लो। उसमें फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, तरीका होता करने का। खासकर जब आप डांडिया रास करते हो तो आमने सामने करना चाहिए। तो हम लोग मैं जब भोपाल में था, तो भोपाल में दैनिक भास्कर वाले जो हैं, उन्होंने एक गरबा की ट्रेनिंग शुरू की। तो हम लोगों ने शौक किया, वहां गए, तो वहां से सीखने लगे। मोना भी साथ में, पहल तो नेचुरली मोना ने ली, तो वहां से फिर हम लोग ये नृत्य फॉर्म सीख गए। अच्छा, आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, मुझे एक कहानी ये पता चली, आप बताइए इसमें, कि आप इंदिरा गांधी के घर पे खाने में गए थे जब वो प्रधानमंत्री थी। हाँ, हाँ, और आप चूंकि नॉनवेज बहुत पसंद करते हैं, हाँ, तो जो वहाँ खाना आप लोगों को परोसा गया वो आपको पसंद नहीं आ रहा था, शीला जी के साथ आप गए थे और आप खा नहीं रहे थे, तो इंदिरा जी आई थी, क्या थी कहानी? नहीं, ऐसा था, ये मेरे दादाजी ने रिजाइन किया था कैबिनेट से और कर्नाटक गवर्नर बन के जा रहे थे। तो इंदिरा जी ने पूरे परिवार को एक तरीके से फेयरवेल डिनर पे बुलाया था और उसमें पूरी उनकी कैबिनेट आई हुई थी। हम तो छोटे थे, ये बात हम लोग 12-13 साल के होंगे, 11-12 साल के। मेरी बहन और 3-1 साल मुझसे छोटी है। तो अच्छा, हम लोग भाई नेचुरली उस समय में बच्चे जो हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आप बड़े संकोच फील करते हैं। तो डाइनिंग टेबल की एक साइड सिरे पे हम लोग भी बैठे थे। तो वो जो खाना आ रहा था वो बहुत ज्यादा हमें और लतिका को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ वेस्टर्न होगा, इंडियन होगा, जो भी कुछ होगा, मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो इंदिरा जी देख रही थी, तो उनका बड़प्पन देखो, वो आई और बड़े प्यार से कहा कि क्या खा रहे हो। तो हमने कुछ बताया कि ये पसंद है या ये पसंद नहीं है। तो उनका अच्छा रुको, वो किचन चली गई। अब बताओ, इतनी बड़ी मीटिंग वो चल रही है, पूरा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो अंदर चली गई और 2-4-5 मिनट बाद आ गई। फिर उसके बाद होने लगा, फिर अंदर से ही उन्होंने अपने घर से हम लोगों के लिए कुछ बनवाया। अब मुझे ठीक से याद नहीं है, आपने जब कहा तो पूरी स्मृतियां आ गई हैं। क्या खिलाया था मुझे नहीं मालूम है, चिकन शायद, चिकन क्या मालूम क्या था, देखो इतना मुझे याद नहीं है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा आया और मुझे लगता है कुछ वो भी थे, नूडल्स टाइप भी शायद कुछ था, जो पसंद होते हैं बच्चों को। हाँ भाई, उस समय ये मैगी या ये सब तो था नहीं, ये तो बड़ा रेयर मिलता होगा शायद कहीं, क्योंकि उसमें कुछ लगा मुझे, क्योंकि मुझे याद है किचन में खटर पटर कुछ आवाज आ रही थी, तो टूटा ढांडा गया होगा या शायद मंगा लिया गया होगा, कुछ भी है। और बहुत बड़प्पन था इंदिरा जी का, भाई क्या है यार। तो इतने लोग थे, मुझे याद है, अभी भी मुझे डिस्टिंक्टली याद है, एक तरफ सरदार स्वरण सिंह जी थे, बाबू जगजीवन राम बैठे हुए थे। ये तो चेहरे मुझे बहुत क्लियरली याद है। उस कैबिनेट, उस डिनर टेबल पे बड़े बड़े नाम थे भैया, ये वो लोग थे जो सबके सब अपने में हिंदुस्तान के टॉप नेताओं में थे। एक बार और बीच में आ जाना, एक बार और की कहानी, आप कहीं बेंगलोर वगैरह गए थे, हाँ, और आपका जन्मदिन था। वो कहानी मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाती कि नेतृत्व क्या होता है। मेरा 15 अगस्त का जन्मदिन है, ठीक है, और 77 की बात है। हमारे दादाजी गवर्नर थे कर्नाटक में और मैं वहां पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। सो 75 तो 75 की बात है कि रात को यहाँ तो होता है, आपको याद होगा 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, शाम को एट होम होता है। उसके बाद लेट नाइट इंदिरा जी बेंगलोर आई थी, कर्नाटक आई थी, अपने कुछ ऑफिशियल काम से आई होंगी। तो देवराज उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे, तो दीक्षित जी हमारे ग्रैंडफादर गवर्नर और देवराज उस पीएम को रिसीव करने गए एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट है। और उस समय होटलों में नहीं, पीएम सब राजभवन में रहा करते थे। तो मुझे याद है कि जब इंदिरा जी आ रही थी राजभवन, तो राजभवन का बहुत बड़ा वो है एरिया है, जहाँ पोच टाइप का है, जहाँ गाड़ियां आती हैं, उसमें बहुत भीड़ खड़ी थी। उसमें मेरे ख्याल से कर्नाटक में कांग्रेस के सब एमएलए होंगे, आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल था। मुझे इतना याद है कि इंदिरा जी की गाड़ी आने के पहले 12-15 गाड़ियां आई, मंत्री लोग आके सब वहां लाइन से खड़े हो गए। कोई वो उस समय वो इसकी सैंडलवुड की तराशी हुई लाखों की माला आला बनती थी साउथ में, वो सब लेके लोग खड़े थे। तो मैं छोटा सा था, तो मैं भी अपने आके भीड़ में, जिज्ञासा होती है, खड़ा हो गया। तो मैं भी आगे की तरफ, मुझे याद है अभी निक्कर पहने था मैं और कुछ कमीज पहने था, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो कुछ रहा होगा, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन रही होगी। तो अगर आप समझो इतना सी था, मैं इधर कोने में खड़ा था। यहाँ गाड़ी आई, उसको पहले गवर्नर साहब उतरे, वो सीएम साहब उतरे, देवराज उतरी, भीड़ आई, उनको रिसीव की और यूं आके इंदिरा जी चढ़ने लगी। और सीढ़ियां जैसे चढ़ने लगी,
उन्होंने मुझे देखा। अब मैं क्या हूँ यार, छोटा सा एक बच्चा हूँ, वो 60 करोड़ की प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो नहीं लगता वो जानती भी होंगी मेरा चेहरा कैसे। सीधे कट करके मेरे पास आई, जेब से एक चॉकलेट निकाली, जेब थी हाथ में क्या था मुझे याद है, छोटा सा एक कैडबरी का चॉकलेट था, दिया, मेरे सर पे हाथ मिलाओ, का संदीप हैप्पी बर्थडे। अब मुझे बताइए मेरे लिए उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है ना। हाँ। ये जो उनकी एक लोगों से कनेक्ट करने की जो इंदिरा जी की थी, तभी इतनी बड़ी नेत्री थी ना। नहीं, मैंने देखा पारिवारिक रिश्ता आपका उनसे बहुत अच्छा है। शीला जी जी को जब भी राहुल गांधी मिलते मैंने देखा है, जी जी हग ही करते हैं उनको, गले ही लगाते थे, मैंने जी हमेशा जी देखा। जी लेकिन जी। आपके साथ क्या वो ईज है राहुल गांधी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो राहुल जी के साथ मैंने जब भी बातचीत की है, मतलब एक कहें तो एक दोस्ती भी रही है, एक ऑफ कोर्स राजनीतिक बात तो होती है, और राजनीतिक बात जब आप करते हैं तो उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, आप कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अक्सर एक आत्मीयता वाली बात भी रही है, और वो हमेशा उन्होंने मेंटेन की है। जब भी हम मिलते हैं, जब भी मैंने समय मांगा है, हर समय ऑब्वियसली नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब भी बात हुई है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई, जैसे लोग कहते हैं कुछ खटपट है क्या है। भाई देखो, मुलाकात में कभी नहीं फील हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इससे भी हो गया था कि किसी पता नहीं किस सौभाग्य से हम लोगों की सीटें एक साथ थी पार्लियामेंट में। उनका जो सीट थी और मेरी सीट थी, अलॉट होती है ना लोकसभा में सीटें, तो राहुल जी की साइड वाली थी, उसके बाद नेक्स्ट मेरी थी। तो पहले 2004 से 9 में हम लोग साथ बैठते थे, तो जब भी आते थे, स्वाभाविक है, क्या होता है पार्लियामेंट में नॉर्मल दिनों में आप कहीं भी बैठ जाओ, राहुल जी वहीं आके बैठ जाते थे, हम इधर उधर बैठे, और जैसे कोई इंपॉर्टेंट है, बजट है, अपनी सीट पे नो बैठना पड़ता कॉन्फिडेंस, है, आप डिवीजन अपनी नंबर सीट पे। पे बैठेंगे, सुनेंगे, तो भाई साथ बैठोगे तो बातचीत तो होगी, इधर उधर के मुद्दों की होगी। हमेशा तो है नहीं कि आदमी सुन रहा है आगे क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसी बातों की डिस्कशन हो रही है जिसमें शायद बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग कभी बात हो जाती थी, कभी तो एक बहुत अच्छा। और मैंने कभी भी राहुल जी को ये इस उसमें नहीं देखा कि वो हमारे लीडर हैं या कुछ हैं। वो भी जैसे एक और एमपी है आपके बगल में बैठा है, बातचीत करेंगे, कभी पर्सनल भी, हंसी मजाक भी, कभी जो इशू डिस्कस हो रहा है उस पर वो अपना पॉइंट देते थे। कोई जैसे सामने से कोई तर्क आ रहा है विपक्ष से, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है, जैसे आम हम लोग जब एमपीज बैठते हैं शेयर करते हैं, वैसा करते थे। लेकिन आप भी मैंने कहानी सुनी, मुझे तो बड़ी हंसी आई हाँ कि आप राहुल जी से टाइम मांग रहे थे शायद मिलने का, हाँ और वो किसी की तिरही में वो भी गए थे और आप भी गए थे। हाँ। वो निकलते समय उन्होंने कह दिया कि भाई चलो मेरे साथ, और आपने कहा कि चलिए मैं बाद में आता हूँ। ऐसा क्या हुआ था? ये पता नहीं आपको कैसे पता था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनकी मदर की डेथ हुई थी। उनकी मदर इंदिरा जी के बहुत क्लोज रही हैं, तो उनकी 13वीं में हम लोग गए थे, काफी दूर था यहाँ से, और दुर्भाग्य से पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लग गया। ये छतरपुर में कहीं था, तो आप जानते हो बहुत टाइम लगता है। 13वीं शुरू हो गई थी, और जो भी उसमें भजन अदन थे चल रहे थे, तो शायद बीच में मैं आया। तो जैसे होता ना, जैसे आप आओगे वॉक करके सीधे आप प्रतिमा पे जाते हो फूल चढ़ाने के लिए, तो मैं जैसे प्रतिमा में गया, कार्यक्रम खत्म होने वाला था, शायद राहुल जी शुरू से आ गए थे, और राहुल जी का मैंने देखा वो टाइम पर आते हैं। अब अच्छा, मैंने देखा नहीं, तो जैसे मैं प्रतिमा पे आया फूल चढ़ाने के लिए, राहुल जी उठे और वो भी प्रतिमा में आए निकलने के पहले फूल चढ़ाने के लिए। तो मैंने देखा, तो मैंने एक कदम पीछे किया, तो उनका नहीं नहीं आप आइए, तो हम दोनों ने प्रतिमा पे फूल चढ़ाए। तो जब वापस आने लगे, तो राहुल जी ने कहा साथ चलो। तो मुझे लगता है शायद उनको नहीं पता था कि मैं अभी अभी आया था। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी अभी आया हूँ, और मैं अभी 5-10 मिनट यहाँ करने लगूंगा, मैं फिर जरूर आऊंगा आपसे मिलने। लोग तो कूद के चढ़ जाते हैं उनकी गाड़ी पर। नहीं, अब ये नहीं कह सकते। नहीं देखो सर, वो समय ऐसा था, किसी की उसमें रथ पे आए थे, और वो राहुल जी के परिवार के भी बड़ी क्लोज थे, तो उस समय की एक अलग गरिमा होती है। एक वो आपको एक कहानी कि आपको सेवा दल का प्रमुख बनाना चाहते थे राहुल गांधी, आपसे बात हुई थी? ये सब पता नहीं आपको कहाँ से कहानियां पता चल गई, मुझे नहीं पता चल रहा। नहीं, एक बार उन्होंने बातचीत हुई थी, उन्होंने ऐसे पूछा था कि वो कह रहे थे कि भाई सबको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल जी उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के, तो सिर्फ पूछा था कि भाई आप क्या सेवा दल में इंटरेस्ट रहोगे। तो उस तरीके के, क्योंकि मेरा रूरल डेवलपमेंट में एक बैकग्राउंड रहा है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो ये था कि ठीक है, इस तरीके की चीज अगर मिलेगी तो अच्छा मौका होगा काम हुआ करने क्या का। फिर नहीं हुआ, जो तो भाई पार्टी ने जो भी डिसाइड आपने किया मना होगा। किया कि उन्होंने? नहीं, हमने तो सिर्फ पूछा था कि क्या आप सेवा दल के बारे में क्या आपकी व्यू है, तो अपनी व्यू हमने दी थी। अच्छा, एक बात बताइए संदीप जी, आपको लेके मुख्यमंत्री के जो बेटे, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री, दिल्ली की केंद्र में सरकार,
बड़ा ना नेताओं के बारे में लोगों को एक ये है कि ये तो बहुत पैसे वाले होंगे, इनके पास तो बहुत पैसा होगा, कई पीढ़ियां बना लेते हैं लोग। और मैंने सुना कि आपको पढ़ाना पड़ रहा है अपनी जीविका चलाने के लिए, आपकी पत्नी को भी नौकरी करनी पड़ेगी, क्या सच है? क्या क्या हुआ? हाँ है। देखो तब अब लोग क्या माने क्या नहीं माने, मैं क्या जानूं उसका। देखो लोगों में एक फीलिंग रहती है कि बहुत है मेरे बारे में, क्योंकि 11 12 13 में हजारों चीजें कही गई। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि आधी दिल्ली मेरी जेब में है। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे ये जो ऑरेंज बसें चलती हैं, हाँ, सब कहते हैं साहब आपकी बसें हैं। हाँ, मैं तो एक बार परेशान होकर डिम्स जो ये संस्था है उसको चिट्ठी भी लिख दी थी हाँ, कि यार अगर ये मेरी बसें हैं हाँ, तो पिछले 10 साल से मुझे 1 रुपया किराया नहीं आया है, किराया भेज दो यार। हाँ, नहीं तो कहो कि हाँ, मेरी बसें नहीं है। हाँ, मैंने कई बार केजरीवाल को भी इन लोगों को ललकारा कि यार मेरी बसें हों तो एक हाथ भेज दो यहाँ। मैं गाड़ी में बेचारे कभी ऑटो में घूमता हूँ, कभी जाता हूँ, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि भाई साहब ये बसें आपकी हैं। मैंने कहा यार बसें हों तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक में आग लगा दो, मेरी बसें हैं, मैं केस नहीं करूँगा। और अब ठीक है कहानियां चलती, कोई कहता था बिजली के मीटर आपके हैं, मैंने कहा मीटर हैं तो इंक्वायरी करवा लो यार। एक बार मुझे, मैं बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंगली, मेरे को किसी का मैसेज आया जान पहचान का कि साहब आपकी ये जोरबाग में कोई 6 नंबर कोठी है, ये बिक रही है। तो मैंने कहा साहब 6 नंबर कोठी बिक रही है तो आप अगर मेरी है तो 1 रुपया पे रजिस्ट्री करवा लेते हैं। मैंने उनको चिट्ठी, लेकिन मैंने उनसे लिख के भेजा कि मेरी एक रायसीना हिल पे मेरी कोठी है, खरीदना चाहो तो खरीद लो। तो उसने फौरन कह दिया यस सर। थोड़ी देर बाद उसको पता चला एक रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन है। तो हंसने लगा, कहले यार आप मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरी जयरूबाग में कोठी है, आप मुझसे मजाक कर रहे हो तो ठीक है। एक बार यहाँ एक ऑटो वाला आया, तो उसने पहले तो कहा कि हाँ साहब ये संदीप दीक्षित जी का ये पूरी कोठी है। मतलब बेचारे नीचे वाले जिनके ऊपर वाले हैं वो परेशान हो गए होंगे कि उनकी प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर आती। फिर उसने कहा नहीं साहब कौन सी कोठी उनकी निजामुद्दीन, उनकी तो 6 हैं। तो मैंने लिखा गवर्नर साहब को, मैंने एलजी साहब को 1 डेढ़ साल पहले चिट्ठी लिखी। मैंने कहा साहब मेरे साथ यही इल्जाम है कि बसें मेरी हैं, कोठियां मेरी हैं, सब चिन्हित किया। और मैंने कहा आप कृपया इंक्वायरी करवा दीजिए। और एक भी चीज इसमें मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में जो मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे ये घर है शीला जी का था, मुझे आया है, ठीक है, जो मेरा और प्रॉपर्टीज हैं, घर हैं, जैसा कुछ है जो है, उसके अलावा एक भी चीज आपको मिले उसको राष्ट्रीयकृत कर दो। तो आपको इतने भी आपके पास नहीं है, आप लोगों को दोनों को नौकरी करनी पड़ी परिवार भाई। और कैसे करें भाई? जो शीला जी का कुछ उनकी सेविंग थी वो हमारे पास है, लेकिन आप जानते हैं अगर राजनीति में भी रहना है तो महंगा पड़ता है। और मुझे 1917 में 2017 में एक यूनिवर्सिटी ने बड़ी बहुत, मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप पढ़ाओ। मैंने पढ़ाने लगा, मुझे अच्छा लगता है, और तो मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। मोना जी भी पढ़ा रही हैं। भाई कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना काम। मोना पहले संस्थाओं में काम करती थी, उनका रूरल बैंकिंग में, उसमें एक अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, समूहों के साथ काम करने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है। 2-3 साल उन्होंने काम छोड़ दिया था अम्मा के जाने के बाद, तो अब वो भी जॉब करती हैं और मैं भी करता हूँ। फायदा ये है कि मैं वो पार्ट टाइम टीचर हूँ, तो राजनीति करने के लिए या और चीज करने के लिए टाइम मिल जाता है। और परिवार भी चल रहा है, परिवार छोटा बड़ा परिवार आपका संदीप जी, सिंगल चाइल्ड, इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? क्यों ऐसा क्या? नहीं ऐसे ही तो कभी कभी होता भी, सिंगल चाइल्ड था तो सिंगल चाइल्ड रह गया, और हम तो खुश हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रेशर नहीं आया आपके ऊपर? मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लेता नहीं, आप जानते हो। शीला जी बोली तो होंगी क्योंकि हर माँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। माँ नहीं बोलती ना, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। बेटी होना आपको, क्योंकि जो भारतीय समाज है अब तो बहुत बदलाव आ गया। आपकी तो एक ही बेटी, लोग अमूमन बच्चे की कोशिश करते हैं वंश बढ़ाने के लिए। आप लोगों के दिमाग में है, मन में है कभी? नहीं, बट लोग कहते रहते हैं भाई है ही थोड़ा सा हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज है, तो उसमें कई लोग कहते हैं कि भाई एक बेटा जरूर रखो। तो बेटे का क्या करें हमको तो भैया देखो, हर आदमी को अपने बच्चे पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी पास जो है बिटिया वो 100 बेटों के समान है, तो मुझे लगता नहीं है किसी और की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपका शौक, मैंने देखा कि कपड़े उपड़े पहनने का बहुत शौक आपको है नहीं, एक शौक मैं जानता हूँ बहुत है आपको, नॉनवेज खाने का। उससे भी ज्यादा कॉफी। अच्छा, कॉफी सबसे पहला शौक है कॉफी। दूसरा गरबा और उस तरीके की सांस्कृतिक एक्टिविटी, और हाँ खाने पीने का शौक है, बट पीने का नहीं, सॉरी पीना बोलते तो आजकल केजरीवाल जी के जमाने में पीने का कुछ और मतलब हो सकता है, लेकिन अच्छा एक चीज ये एक पूछना संदीप जी आपसे कि जो पहली बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, शीला जी तब दिल्ली की बड़ी नेता थी, शकील अहमद प्रभारी थे संभवतः,
क्या शीला जी उस समय पहली बार जो आपके बहुत बात होती है कि केजरीवाल को खड़ा कर दिया आपने, नहीं तो वहीं खत्म हो जाता वही खत्म काम, हो जाता, हाँ। तो इसके पीछे कौन था, किसने दिलवाया देखो क्या समर्थन? हुआ था, मैं उस समय वहीं था हम्म। क्योंकि ये सब, तो उसके साथ चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन की बात है। हम्म। हमारे 8 लोग चुनकर आए थे, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ऑब्वियसली चर्चा तो चलेगी कि क्या करें। हम्म। मैम ने तो इस्तीफा दे दिया था सीएम से, हम्म। और शकील अहमद जी आए थे तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं अब कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती, मैं चाहूंगी कि मैं रिटायर हो जाऊं, क्योंकि वो एक जो असर था उसका। तो घर में ही कुछ डिस्कशन हुआ और हमारे 6-7 एमएलए जो थे, अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा किसने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि साहब पब्लिक में ये है कि आप आम आदमी को समर्थन करो, नहीं तो हम लोग, पता होता कि आम आदमी इतनी जीत रही है तो बीजेपी को हराने के लिए आपको भी हम लोग वोट नहीं देते। तो हमारे विधायकों को ये लगा कि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो हम लोग भी हार जाएंगे। तो शीला जी नहीं देना चाहते थे समर्थन, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो फिर उन्होंने, जब इन्होंने कहा कि भाई आप भी चिट्ठी लिखिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से उनका ये हो गया था, मेरा निर्णय नहीं है, आप लोग अगर निर्णय करेंगे मैं आपके और साथ। शकील अहमद ने शायद प्रेशराइज किया विधायकों को, या शकील अहमद उसमें शामिल? शकील अहमद जी ने मैम को तो कहा था कि वी मस्ट सपोर्ट। अच्छा। हाँ ये तो था, क्योंकि उस समय शायद देखो उसमें कुछ गलत सही नहीं है, उस समय हम और क्या करते पार्टी। हम तो ये नहीं कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी आए। अगर ये इंप्रेशन चला जाता कि कांग्रेस की निष्कर्म से या नहीं कुछ करने के कारण बीजेपी ने सरकार बना ली, ओके, तो ये होता कि बीजेपी के हम समर्थन में खड़े हो गए जाके। हमारा कोर वोटर तो आम आदमी का हमारा काफी हद तक कॉमन है ना, तो एक तरीके से ये ना होता कि परमानेंटली आम आदमी में चला जाता। लेकिन वो गलती हो रही, गलती रही। अगर आप जैसे मुझ पे छोड़ देते तो मैं शायद समर्थन नहीं देता। मेरा ये कि भाई आप दोनों को, जनता ने जिसको जितनी सीटें दी हैं वो सरकार बनाए नहीं बनाए वो जाने। अच्छा, 2-3 और छोटे छोटे मेरे सवाल। एक तो ये है कि जो आपने बहुत वायरल हुआ था कि शीला जी के घर की एसी गिन रहे थे, सरकारी घर की एसी, आज आपने देखा उनका? हाँ देखा। क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या कहेंगे, देखो ये तो सब माहौल और एक घटियापन होता है। पहली चीज तो आपने देखा होगा शीला जी का घर, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहते थे। एक ही कमरा उनका खाली बंद रहता था, बाकी तो सारा खुला रहता था लोगों के लिए। वो भी खुला ही रहता था, वो गेस्ट रूम टाइप का था। बाकी देखो सब क्या था उसमें, मुझे हिसाब से 7-8-10 कमरे थे, और कमरों में जो बड़े कमरे हैं, आजकल के जैसे बड़े एसी भी नहीं, जो बड़े कमरे मेरे ख्याल से 15-20 फुट की तो शायद छती होगी उसकी, पुराने हिसाब के जो कमरे थे। उन बड़े कमरों में अगर आप एक ही एसी लगाएंगे तो जाती ही नहीं थी गर्मी। तो वो तो नॉर्मल है मेरे ख्याल से 2.5-3 टन का जो एक मामला माना जाता है बड़े कमरे का लोड, जिसको आजकल तो लोग सब समझते होंगे ना। तो भाई 1-1, 1.5 टन के 2 एसी तो हर कमरे में लगते थे। तो उसमें 5-6 कमरों में 12 एसी तो नॉर्मल चीज थी भाई। लेकिन अब उस समय ये माहौल था कि साहब कांग्रेस बड़े अय्याश हैं, शीला जी को अय्याश और उस तरीके का दिखाना चाहते थे, और वो चल रहा था। और जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने कोई हद ऐसी नहीं है जो क्रॉस नहीं की अपने भद्देपन में। और खुद मैं बताता हूँ, ये आदमी ढोंगी कहो क्या कहो, 2004 में या 5 में MKSS के अरुणा रॉय जी हैं, एक दिन उनका मुझे फोन आया कि एक बड़ा भला आदमी है, वो राजनीति में कुछ करना चाहता है, वो आपके साथ आके आपको मिलना चाहता है। तो मैंने पूछा मैम कौन? मैं उनकी सम्मान करता था, उनका अरविंद केजरीवाल। तो मैंने भी देखा कि ये मैग्सेसे अवार्ड जीते हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छे आदमी होंगे, भले आदमी होंगे। और हमारे ऑफिस में जो लोग थे भी एक्साइटेड थे कि यार मैग्सेसे अवार्ड विनर। तो अरविंद जी आए थे मिलने और कहा कि मैं 2-3 दिन देखना चाहता हूँ कि कैसे काम चलता है MP का, मैं आपके ऑफिस में बैठूँ। मैंने कहा साहब बिल्कुल बैठिए। तो वहाँ कुछ बैठे, हमारे जो सहयोगी थे उनके साथ कुछ उन्होंने समय में बिताया। उन्होंने देखा कि दिनचर्या कैसी होती है, पब्लिक डीलिंग कैसी होती है। तो एक दिन मुझसे कहने लगे, यार आप ऑफिस में क्यों बैठते हो, बाहर मैदान में दफ्तर खोला करो। मेरा बड़ा मन था कहने का, मैंने कहा पागल है क्या यार, ये आदमी दफ्तर में क्या टाइप होगा, मैदान में फोन, मैदान में हम लोग बैठ के करेंगे। उनका ये तो मुझे लगा कोई थोड़ा दिखावा टाइप का एक होता ना, बड़ा क्या माफ करिए, कभी कोई बड़ी मिडिल क्लास मोरालिटी होती है कि जनता के बीच में बैठ के काम करो। अरे दफ्तर भी तो जनता का काम है यार, फोन करने हैं, चिट्ठी बनानी है, दस्तखत करने हैं, मल्टीपल कॉपीज बननी चाहिए किसी चीज के लिए। तो आप जब उनका देखते हैं घर, आप और शीला जी के 12 एसी का जो मामला आया था, आप जब उनका घर देखते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, उस समय भी जब उन्होंने ये सब मुझसे कहा था कि आप लॉन में बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तो मुझे लगा था कि कुछ ढोंग है इसमें। फिर जब ये 12 एसी की इसने कहानी बतानी शुरू की, तब मैंने कहा यार ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, इसने वो करता इनकम टैक्स में आया है, कुछ तो सोच समझ होगी। इसके अपने कमरों में 1-1, 2-2 एसी लगे होंगे, छोटे छोटे कमरे। इनकम टैक्स को कौन सा IAS जैसे बड़े कमरे मिलते हैं भाई, इनके 1-1 फ्लैट में 2-2 एसी तो कम से कम होंगे।
तो सीएम हाउस में 10 या 12 हो जाएं जहां पब्लिक डीलिंग होती है, और इनके जैसा जो महल है सीएम हाउस, इसमें तो कोई एंटर नहीं कर सकता बिना परमिशन के। आप अपना फोन भी ले जा सकते। आपको तो याद होगा शीला जी के घर में तो उनके बेडरूम तक एमएलए बैठे रहते थे, लोग चले जाते थे उनके अपने कमरे में। हम ये मुझे तो वाला याद घर है। देख के क्या आपको याद आता है जो अभी हाँ, जो सीएम का नहीं जो तो घर? वही मैं कह रहा हूं कि उसके बाद आप इस तरीके की विलासिता की इमारत बना लें तो फिर बात बिल्कुल नहीं जचती। मतलब ये लगता है कि यार इतना भी ढोंग यार। ठीक है, आप कभी कभी व्यवहारिक जीवन में जब आते हो और आपके जितने झूठे प्रिंसिपल्स होते हैं वो जब जमीन पर गिर जाते हैं तो बहुत से लोग ये ट्रांजिशन कर लेते हैं, लेकिन कम से कम जो एक ढोंग का अमली जामा है ना उसको उतार देते हैं। देख के क्या तुम तो मन में आज आपके अपने आप आता को है? आज भी आम आदमी कह रहे हो। वो घर देख के आपके मन में आता क्या है, जरा वो बताइए। हंसी आती है क्योंकि, और एक तरीके से अब संतोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आता कि यार जिसको जो मैं जैसा इसको समझता था, इसके सारे ढोंग को उस समय में देखता था, तो मुझे लगता था कि यार कुछ जरूरत से ज्यादा, और जो जरूरत से ज्यादा करता है ना ये सब चीजें, उसके पीछे कुछ ना कुछ गलत होता है। कोई भी ईमानदार आदमी दिन भर अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं बोलेगा। लेकिन आप भी बोल रहे थे वही अस्सी का अड्डा, क्या बोल रहे थे वहां पे, क्या डांस होता, क्या होता, बार खुला था? हाँ, वो क्या हुआ, कुछ समय पहले मुझे एक रिपोर्ट मिल गई सीएजी की, जो आजकल बहुत चर्चित है। उसकी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा क्या है यार ये जो 33 करोड़ में बंगला बना लिया, जो 7-8 करोड़ का सैंक्शन हुआ, ये 4 गुना कैसे हो गया। तो जब उसमें पढ़ रहे थे तो आया था आइटम, तो बहुत लोगों ने कहा था वहाँ एसी लग गए, बड़े बड़े टीवी हैं, आलीशान बिस्तरे हैं, अजीब टाइप के पर्दे हैं, मतलब ऊपर देखो तो पर्दा ऊपर चला जाए, नीचे देखो तो नीचे गिर जाए, आंख झपको तो बत्ती जल जाती है, पता नहीं किस टाइप का एक वो क्या कहते हैं मायामयी दुनिया का एक घर बना रखा है। तो एक आइटम मैंने उसमें देखा, मिनी बार। मैंने कहा यार ये मिनी बार क्या है भाई, बाकी चीजें तो समझ में आती हैं, हमारा भी घर है, मेरे को कोई परहेज नहीं है, लोग पिए नहीं पिए, अल्कोहल ले नहीं ले, सबकी अपनी व्यक्तिगत डिसीजन है। और मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि ये प्रिंसिपल मानूं कि जो पीते हैं वो अच्छे लोग नहीं है, वो भी उतने ही मॉरली अच्छे लोग हैं जितने जो नहीं पीते। आपका शौक है, आप करो, नहीं करो। लेकिन जिस संविधान में लिखा हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि हम अल्कोहलिज्म को डिस्करेज करेंगे, प्रोहिबिशन की तरफ हम जाएंगे, और जो आदमी कभी गांधी जी बना हो, आपको याद है इन्होंने अन्ना को भी महात्मा गांधी बना दिया था, वो आदमी अपने घर में मिनी बार बनवा ले। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ हद्दी हो गई। मतलब आप बताओ कोई आदमी दुनिया भर में वेजिटेरियनिज्म प्रीच करे और कहे कि चीट, और खुद अपने घर में बूचड़ खाना बना ले, तो क्या आप उस आदमी को कहो। अच्छा, एक और सवाल मुझे पूछना है कि अभी मनमोहन सिंह की जो डेथ हुई है, बड़ा सवाल उठाया, राजू शुक्ला ने उठाया, सब लोगों ने, कि बॉलीवुड से किसी ने, शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, अक्षय कुमार ने, किसी ने ट्वीट नहीं किया, श्रद्धांजलि नहीं दी, इस पर आप क्या कहें? देखो, वैसे पहली चीज तो बॉलीवुड में कोई श्रद्धांजलि दे या ना दे, मनमोहन सिंह जी का जो लोगों में सम्मान है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप भी तो इस देश के नागरिक हो, आप प्रतिष्ठित नागरिक हो, आप सेलिब्रिटी हो। जब सेलिब्रिटी कोई बात कहता है लोग सुनते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसको भले कुछ भी उनके बारे में लोग कहते हो, उनके मृत्यु के बाद पूरा देश खड़ा होकर उनका सम्मान कर रहा था, वो लोग नहीं ट्वीट करें तो अच्छा नहीं लगता। डरते हैं वो लोग? ये उनके ऊपर डरते हैं क्या है, देखो कुछ चीजें डर से परे होती है। मनमोहन सिंह जी को तो मोदी जी ने भी सम्मान दिया था, ये सम्मान तो आप दे ही सकते थे ना। तो देखिए, संदीप दीक्षित, उनको चुनाव की तैयारी के लिए जाना है, बैठक है, प्रतिनिधिमंडल के लोग आ रहे हैं, उनको कैंपेन करने जाना है, इस बीच समय निकाल कर उनसे बात की, और बहुत सारी ऐसी कहानियां उन्होंने बताई हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अब फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आगे फिर किसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे।